अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट is from the next chapter, that is money. Here the contents of today's lecture: money, functions of money, components of money, and types of money. First of all, what is money? Money is any item which is legalized by the concerned government to buy goods and services. बेसिकली मनी के इंट्रोडक्शन से पहले क्या था? मनी के इंट्रोडक्शन से पहले यहाँ पे बार्टर सिस्टम था। क्या था? बार्टर सिस्टम, एक्सचेंजिंग गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स। हम अशिया के बदले में अशिया का तबादला करते थे, बट देर आर मैनी डेफिशिएंसीज। उससे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जिनमें लाइक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लाइक मेजरमेंट प्रॉब्लम। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से, इन ड्रॉबैक्स की वजह से जो है वो एक मनी या कोई इस तरह की चीज़ होना ज़रूरी थी जो जिसको हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकें। तो स्टार्ट में मनी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रीशियस मेटल इंट्रोड्यूस करवाएगी, जिसको हम कमोडिटी मनी भी कहते थे। प्रीशियस मेटल, सोने चांदी के सिक्के बनाए गए, उनको मनी के तौर पर यूज़ किया गया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर पेपर मनी आ गई है। तो मनी को हम करंट डेज में ऐसे डिफाइन करते हैं कि विच इज लीगलाइज्ड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, और यू कैन से दैट मनी इज एनी आइटम और वेरिफेबल रिकॉर्ड that is generally accepted as payment for goods and services and repayment of debts. So these are the both definitions of money. Here are the functions of money which can also betterly define the concept of money. There are three major functions of money: medium of exchange, unit of account, store of value. First one is medium of exchange. बेसिकली मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करता है। जैसे हम जैसे मार्केट्स में लोग मिडल मैन का रोल प्ले करते हैं। हमने कोई प्रोडक्ट्स परचेज करनी होती हैं, हम डायरेक्टली फर्म या इंडस्ट्री तो नहीं जाते ना वो परचेज करने। मार्केट में लोग बैठे हैं, शॉपकीपर बैठे हैं, वो एज ए मिडल मैन रोल प्ले करते हैं। वो वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं इंडस्ट्रीज से, और फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर जो है वो हम कंज्यूमर उससे परचेज कर लेता है। तो इसी तरह सेम वे में जो है वो मनी भी जो है वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करता है। जैसे बार्टर सिस्टम की एक मेजर प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब मैं आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरे पास जो है वो वीट की प्रोडक्शन है, वीट थी, मैं वीट को जो है वो क्लॉथ, मुझे क्लॉथ चाहिए, मेरे पास वीट है और उसके बदले में मुझे क्लॉथ चाहिए। अब एक शख्स है जिसके पास क्लॉथ है, वो क्लॉथ देने को तैयार है, लेकिन उसे उसके बदले में राइस चाहिए, मेरे पास राइस नहीं है। मसला तो आ गया, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो फिर क्या था, मनी ने ये सारा काम आसान कर दिया। मतलब मैं अपनी जो है वो वीट सेल करूंगा और पैसे आएंगे, मैं पैसों से उसको जो है उसके पास जाकर कपड़ा खरीद लूंगा, ठीक है, उसके पास पैसे आ जाएंगे, वो उन पैसों से चावल खरीद लेगा। सो मनी जो है वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करता है। जैसे ट्रांजैक्शन में आप देखें, ट्रांजैक्शन करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ मनी। सेकंड मेजर फंक्शन ऑफ मनी इज यूनिट ऑफ अकाउंट। ये मयरेबल है, मयरेबल करेंसी है, मयरेबल यूनिट की हैसियत हासिल है इसे। जैसे रुपीस है, ये इसकी मेजरमेंट है, डॉलर है, पाउंड है, ये करेंसीज की मेजरमेंट है। तो ये एक यूनिट ऑफ अकाउंट है, मयरेबल है। थर्डली, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी के इंट्रोडक्शन से पहले ये जो है वो पैसे को, या आप कह लें कि कमोडिटीज को, स्पेशली जो है वो फूड आइटम्स हैं, उनको स्टोर करने का बड़ा मसला था। किसी की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, वो कहाँ स्टोर करता फिरे, वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करते थे इसलिए। अब क्या मसला है, वो सेल कर देगा, पैसे आ जाएंगे, पैसे को स्टोर कर लेगा। सो मनी में एक ये फंक्शन है कि उसको स्टोर किया जा सकता है इजीली।
So these are the three major functions of money which can betterly define the concept of money. Or you can say that we can understand the true meaning of money by these three functions. Furthermore, money is also called the most liquid asset. लिक्विड एसेट होता क्या है, जिसे हम ट्रांजैक्शन कन्वर्ट कर लें ट्रांजैक्शन करने के लिए। जैसे गोल्ड है, गोल्ड भी लिक्विड एसेट है, क्योंकि हम जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लगता, गोल्ड को हम सेल करते हैं फौरी और पैसों के जरिए हम उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। प्राइस बॉन्ड है या चेक है, एटीएम कार्ड है, ये सारे लिक्विड एसेट हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट मनी है, जिसको कोई भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव। After after functions of money, now we are moving towards the measurement of money, measurement of money supply। इसको components of money supply भी बोल सकते हैं, definition of money supply भी बोल सकते हैं, measurement of money supply भी बोल सकते हैं कि इसको measure कैसे करते हैं money supply को। It can be measured by or it can be defined by three ways. First one is M1, second one is M2, third one is M3. First one is M1, करेंसी। अब M1 में क्या आता है, M1 को कैसे मेजर करते हैं? M1 में दो चीजें आती हैं, पहली है करेंसी इन सर्कुलेशन और दूसरी है डिमांड डिपॉजिट्स या चेकेबल डिपॉजिट्स भी कह देते हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन क्या होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है कॉइन्स पे और पेपर मनी पे। जो करेंसी हमारे दरमियान सर्कुलेट हो रही है, ये करेंसी इन सर्कुलेशन है। इसमें कॉइन्स भी शामिल है, पेपर मनी भी शामिल है। और दूसरी चीज मैंने बोली है वो है चेकेबल डिपॉजिट्स या डिमांड डिपॉजिट्स। चेकेबल डिपॉजिट जिनको जब मर्जी चेक साइन करके निकलवा लें। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये जब मर्जी डिमांड करें और ले लें बैंक से। हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हुए हैं, जब मर्जी आप सारे निकलवा लें, वो चेकेबल डिपॉजिट्स कहलाते हैं। मतलब फिक्स ना करवाए हो, जाहिर है जो फिक्स करवाए हैं वो फिर नहीं निकलवा सकेंगे आप, टाइम लगेगा। तो चेकेबल डिपॉजिट्स और करेंसी इन सर्कुलेशन, इन दोनों को मिला दें तो ये M1 बन जाएगा। M1 इज इक्वल टू C प्लस D। C स्टैंड फॉर करेंसी इन सर्कुलेशन, जिसमें कॉइन्स भी है, पेपर मनी भी है। और दूसरा है चेकेबल डिपॉजिट्स, मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, जब मर्जी आप पैसे आपके बैंक में पड़े निकलवा लेते हैं। ये दोनों को मिलाकर बन गया ये M1। दिस इज द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। सेकेंड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इज M2। यहाँ पे काफी कम्प्रिहेंसिव वे में लिखा है, मैं आपको ब्रीफली और इजी वे में बता दूंगा। M2 इज इक्वल टू M1। M1 इसमें आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड चेकेबल डिपॉजिट। प्लस एडिशन क्या है, प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स, प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट। अब अगर आप, मैं इसकी एग्जांपल तो शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट होते हैं क्या है? आप बैंक में जाते हैं जहाँ पे आपके पैसे पड़े रहते हैं, 2-4 लाख 5 लाख पड़े रहते हैं। वो बैंक मैनेजर आपको ऑफर करता है कि आपके पैसे जो पड़े रहते हैं आप कभी कभार निकलवाते हैं, बहुत कम ही, जितने आपको जरूरत हो, तो बाकी पड़े रहते हैं, आप क्यों ना ये शॉर्ट टर्म जो है वो सर्टिफिकेट परचेज कर लें, पैसे आपके ही रहेंगे। ये सर्टिफिकेट परचेज कर लें, 50-50 हज़ार का है, 3-3 माह इसकी मेच्योरिटी है, 3 माह बाद पैसे फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और ये सर्टिफिकेट रिटर्न हो जाएंगे। हाँ, इस पे इसका फ़ायदा आपको क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको वैसे रूटीन वाइज 7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर आप ये 3 माह वाला सर्टिफिकेट परचेज करते हैं तो आपको जो है वो 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मतलब 3 माह के लिए फिक्स करवा दें, 6 माह के भी हो सकता है, उस पर 12% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर देता है, 9 माह का भी हो सकता है, उस पर आपको वो 15% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर देता है। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स, मतलब फिक्स करवा दिए 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए, इनको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट। और यूजुअली ये 1 साल से कम के होते हैं, इनको हम शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट कंसीडर करते हैं। तो चूंकि ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए फिक्स हो जाते हैं, हम नहीं निकलवा सकते, या अगर निकलवाने भी हो तो उसके लिए फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेने की बजाय डिडक्ट होता है। तो ये शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स को अगर M1 में शामिल कर दें तो ये M2 बन जाएगा। सेम वे में M3,
M3 इज इक्वल टू M2। M2 में आ गया करेंसी इन सर्कुलेशन भी आ गया, डिमांड डिपॉजिट्स भी आ गया, और शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स भी आ गया, प्लस लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स। अब इसमें हमने लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स को भी शामिल कर दिया है। मतलब आप अगर नेशनल सेविंग बैंक में जाते हैं तो वहां पे वो नंबर ऑफ आपको जो है वो वेज बताएंगे लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स के, कि आप इस तरह कर लें, इस तरह पैसे जमा करवा लें, आपको 20 साल बाद डबल मिल जाएंगे, ट्रिपल मिल जाएंगे। ठीक है, आप बच्चे के नाम पर फिक्स करा दें, जब वो 20 साल का हो जाएगा उसको फिर जो है वो मंथली इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, फलां फलां बहुत आपको बताएंगे। आप इंश्योरेंस करवाते हैं, 20 साल की इंश्योरेंस हो गई आपकी, 20 साल बाद इतने फलां पैसे मिलेंगे। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स। तो अगर लॉन्ग टर्म टाइम फिक्स होते हैं पैसे ऑब्वियसली, अगर इन लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स को भी M2 में शामिल कर दें जो, तो ये M3 बन जाएगा। दिस इज द थर्ड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। सो दीज आर द मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। यूजुअली इकोनॉमिक्स में हम M2 को यूज करते हैं ज्यादा रिसर्च पर्पस के लिए। हाउएवर all these measurements are available and can be used for concerned purposes like research purposes. Next topic is types of money. Here two types. First one is commodity money. The money which has its intrinsic value is called commodity money. The money which has its intrinsic value is called commodity money, and the money which has no intrinsic value is called fiat money. ऐसी मनी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो वो कमोडिटी मनी कहलाती है, और ऐसी मनी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो वो फिएट मनी कहलाती है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? जैसे क्वाइंस हैं, अगर वो क्वाइन में जाहिर है बनाने में दात यूज हुई है, अगर उस दात की अपनी कोई मौलियत है तो इट मीन कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। जैसे पहले गोल्ड के कॉइन चलते थे, चांदी के भी कॉइन चले हैं, और इस तरह के उनकी उन अशरफियों की या जो भी है उनकी अपनी दात की मालियत होती थी। सो वो कमोडिटी मनी कहलाती थी, उस मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू थी, वो कमोडिटी मनी कहलाती थी। अब जो इस टाइम कॉइन चल रहे हैं बहुत लाइट वेट है, उनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अगर आप उससे पहले भी देखें तो वो अगर थोड़े हैवी कॉइन्स से उनकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, उन लोगों ने दातें बनाकर जो है पिघला कर बेचना शुरू कर दिया था, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, तो वो कमोडिटी मनी है। इस टाइम जो कॉइन चल रहे हैं उनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो वो फेट मनी कहलाएंगे। और ऑब्वियसली पेपर मनी इज फेट मनी। पेपर मनी, उस पेपर की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है, एक पीस ऑफ पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, सो वो फेट मनी कहलाएगी। द मनी विच हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू इज कॉल्ड फेट मनी, एंड द मनी विच हैज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज कॉल्ड कमोडिटी मनी। और इस टाइम कमोडिटी मनी कोई नजर नहीं आएगी आपको, कोई शायद 10 रुपए वाला 20 रुपए वाला कॉइन हो, हैवी कॉइन हो जिसकी वैल्यू हो। क्लियर है पॉइंट बेटा? कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। लीगल टेंडर मनी, अनदर टाइप ऑफ मनी इज लीगल टेंडर मनी। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी हो जाए, acceptability of paper money is strengthened because government has designated currency as legal tender. देखिए गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है, हामिल हदा को मुतालबा पर्दा करेगा, स्टेट बैंक की तरफ से जारी करता है, सेंट्रल बैंक का गवर्नमेंट का है, तो इसको लीगल हैसियत हासिल हो गई है। अब इसको एक्सेप्ट करना जो है वो लाजमी है, आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते किसी भी हाल में, क्योंकि लीगल हैसियत हासिल है इसको। लेकिन इसकी आगे दो टाइप्स है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। जैसे आपने बड़ा टिकटॉक पे देखा होगा, एक बंदा आईफोन परचेज करने आता है, 2-2.5 लाख का आईफोन है, पसंद कर लेता है, बाद में फिर एक बैग उतारता है, बैग के अंदर कॉइन कॉइन आते फेंक देता है, ये लो जी कॉइन, गिनो बैठ के। अब आप आगे से उसे रिफ्यूज कर सकते हो कि भाई मैंने कॉइन नहीं लेने, ये तो गवर्नमेंट की तरफ जारी करता है, लीगलाइज्ड है, ऊपर लिखा हुआ है, आपने क्यों नहीं लेने? बिकॉज कॉइन इज अ लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। वो आपको जो इनकार कर रहा है आप उस पर कोई केस नहीं कर सकते, वो लीगल वे में इनकार कर रहा है, बिकॉज कॉइन इज द लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ये छोटे कॉइन है, अगर उसकी मर्जी है वो एक्सेप्ट करना चाहे कर सकता है, लेकिन वो इनकार भी कर सकता है।
बिकॉज कॉइन या छोटे नोट 10-10 के नोट भी ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहलाते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हो, ठीक है, 2 लाख रुपए बिल आया हुआ आपका, जमा करवाने जाते हो, 10-10 के नोट उठा के ले जाते हो, वो आपको रिफ्यूज कर देता है, करते हैं, आप आगे से लड़ पड़ते हो, लेकिन वो लीगल वे में रिफ्यूज करते हैं। बिकॉज ये स्मॉल नोट या कॉइन्स जो है ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आते हैं, जो एक लिमिट तक एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। इसी तरह जो बड़े नोट है 50 का, 100 का या उससे बड़े 500,000 का नोट है, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आते हैं, जितने मर्जी ले आए वो एक्सेप्टेबल है। हाँ, उनको रिफ्यूज नहीं कर सकता वो। जी क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है? दिस इज अ सोर्स ऑफ दिस लेक्चर फ्रॉम द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन, 18th एडिशन, चैप्टर 31, मनी एंड बैंकिंग। जी किसी का कोई क्वेश्चन सर है? ये जो सिक्के सिक्के हैं ये लिमिटेड में आ जाएंगे और जो बड़े नोट हैं वो अनलिमिटेड में? जी ऐसे ही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। जी कोई और क्वेश्चन है किसी का तो यू आर फ्री टू आस्क।